कितने दिनों में कंप्लीट होगा। अब देखो, सेकंड ईयर का मैंने काफ़ी सारा टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तुम लोग स्टार्टिंग में आए थे तो तुम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़े, उसके बाद गोविंद को मैंने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर करा दिए, तो उसको मैं फिर से तो नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि वो कंप्लीट करा चुका हूँ। और जो स्टूडेंट्स नहीं आए हैं फिर उनको जिसने क्लास करी है उससे कंसल्ट करना पड़ेगा। तो और वैसे भी तुम्हारा सब्सिडी है तो इतना सिलेबस है नहीं, बस मैं तुम्हें तुम्हारे बेसिक्स क्लियर करा रहा हूँ फिलहाल इस पॉइंट पे। तो ये इसलिए मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम लोगों को अच्छे से नहीं आता है या बेसिक उसका नहीं आता है, तो मैं उस इस चैप्टर को थोड़ा आराम आराम से करा रहा हूँ कि ये तुम्हें एटलीस्ट इसका बेसिक समझ में आ जाए। बाकी जो भी होगा हम लोग देख लेंगे, मैं देख लूँगा इसमें। और सिंस कुछ दिन में स्टार्ट होने वाला है, इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, तो मेरी भी ड्यूटी है और कॉलेज में भी सेंटर बनेगा तो कॉलेज भी बंद रहेगा। ए, हो सकता है कि 3 तारीख से बंद हो जाए कॉलेज, कल से। तो और फिर ये छठ के बाद ही ओपन होगा सब, तो उसी के बाद तुम्हारी क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि कल से बंद है। मुझे प्रिंसिपल से बात पूछना पड़ेगा कि कब से कॉलेज का नोटिस निकालेंगे वो कि कब से बंद है, तो उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा मैं। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे थे, SN1 एंड SN2। कोई और डाउट है तुम्हारा? इलेक्शन कल है? यहाँ पे तो 7 तारीख को है ना इलेक्शन। सो SN1 एंड SN2 हम लोगों ने बात करी थी। SN1 क्या होता है, SN1 में सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर होता है। रेट किस पे डिपेंड करता है? रेट डिपेंड करता है कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगा। वेयर एज इन SN2 रेट डिपेंड्स अपॉन अटैकिंग ग्रुप एंड सबस्ट्रेट। ठीक, तो दोनों के ऊपर ही ये डिपेंड करता है। सबस्ट्रेट की जगह हम लोग लिविंग ग्रुप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया SN1। SN1 में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि SN2 के जितने स्टेप्स हैं उससे एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा किसमें, SN1 में। और ये हो गया 1 स्टेप मैकेनिज्म। इसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंट होता है, कार्बोकेटाइन बनता है तो जैसे अगर एक एग्जांपल ले लें तो यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा एंड फिर OH इसके ऊपर अटैक करेगा। कहीं से भी अटैक कर सकता है, ऊपर से और नीचे से। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। इसको मैं ऊपर लगा देता हूँ तो इसको नीचे कर देते हैं। प्लस ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है। यहाँ पे बनता है रेसिमिक मिक्सचर। क्या होता है रेसिमिक मिक्सचर, वो अभी मैं 2 मिनट में बताता हूँ। स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ना इसकी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। CH3Cl है, इसमें OH नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा। और कहाँ से आएगा, बैक साइड से आएगा। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक ट्रांजिशन स्टेट, बनाते हैं तो भी ठीक है, नहीं बनाते तो भी चलेगा। ठीक है, और प्लस इसके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव आएगा, प्लस OH CH3 प्लस Cl नेगेटिव। ये यहाँ से ट्रांजिशन स्टेट टूट के ये बना देगा। ओके, सो इसमें कितने स्टेप्स हो गए, 2 स्टेप हो गए, इसमें 1 स्टेप हो गया। इसमें जो पहला वाला स्टेप है उसको हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
स्लोएस्ट स्टेप है। चलो आगे मूव करते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा, काफ़ी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री बात कर लेते हैं। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे क्या बोलती है? स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कि होता क्या है कि हमें आर और एस निकालना पड़ता है, तो उसके लिए हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है? अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड रोटेट्स प्लेन पोलराइजिंग लाइट। ठीक है, तो एक कंपाउंड अगर प्लेन पोलराइजिंग लाइट को, पीपीएल को रोटेट कर देता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिक्स है, तो ऑप्टिक्स का मतलब क्या है कि लाइट से हम लोग डील कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई लाइट ऐसे आ रही है और इसमें से करके वो ऐसे घूम जाती है या फिर ऐसे घूम जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो सब्सटेंस रखा हुआ है क्यूबिट के अंदर, यह है ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर किसी कंपाउंड के अंदर हम लोगों ने लाइट ऐसे करी है और वो बाहर भी इसी तरीके से निकल जाती है, तब उसे हम लोग बोलेंगे इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो दो पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है। सो एनी सब्सटेंस विच रोटेट्स प्लेन पोलराइजिंग लाइट, कोई भी सब्सटेंस सोल्यूशन की फॉर्म में अगर प्लेन पोलराइजिंग लाइट को रोटेट कर देता है तो उसे हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। अदरवाइज वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा अगर लाइट जैसे उसमें से आई है और वैसे ही वो उसमें से पास हो जाए, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, मतलब लाइट को वो एक्टिवेट नहीं कर सकता या रोटेट नहीं कर सकता। अब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में कायरल कार्बन होता है, तो कायरल कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। इनका दूसरा नाम है तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कायरल होगा वही ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो कायरल कार्बन कौन सा होता है, तो कायरल कंपाउंड वो होगा या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होगा जिसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोसिबल नहीं होगी। तो अगर इसकी हम लोग मिरर इमेज बनाते हैं तो CH3 ऊपर आएगा, OH इधर, तो अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूँ, ऐसे उठा के जस्ट इसके ऊपर रख दूँ, तो CH3 से छुप जाएगा, लेकिन OH और Cl क्या होंगे, दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो है नहीं, तो ये जो मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज इज नॉट सुपर इम्पोसिबल। हेंस कायरल इन नेचर, तो इसलिए ये क्या है, कायरल है नेचर में। ठीक है, तो कायरल कंपाउंड कौन से होंगे, ऐसे कंपाउंड जिनका मिरर इमेज क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोसिबल। ठीक, अब मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोसिबल हो है या नहीं है, ये देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसके लिए तुम्हें हर किसी की मिरर इमेज बनानी पड़ेगी और मिरर इमेज बनाने के बाद ही तुम डिसाइड कर सकते हो कि ये है या कायरल है या नहीं है। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए
देखना हमारे लिए कन्वीनियंट होता है, हमारे पास इसके लिए फुल प्रूफ शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट क्या बोलता है, एनी कार्बन दैट हैज 4 different groups attached is called is a chiral carbon। तो कोई भी ऐसी कार्बन जिसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो हमेशा क्या होती है, कायरल होती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए उसके ऊपर, 4 डिफरेंट ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच होने चाहिए। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो कार्बन है, कार्बन के ऊपर CH3 है, यहाँ पे Cl है, Br है और I है। ठीक है, तो चारों की चारों क्या है, डिफरेंट है। तो ये जो कार्बन होगी ये क्या होगी, कायरल। ठीक है, तो मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। दूसरा देखो, ये वाली जो कार्बन है, इसको मैंने बॉक्स में बंद करा है, इसके पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है। हाँ, तो sp3 होना ही चाहिए, अगर 4 हैं तो ऑब्वियसली सारे sp3 की ही बात करें हम लोग। अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो जनरली कायरल नहीं होंगी, एक आधा एक्सेप्शन है। लेकिन तुम्हें याद रखना है कि उसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। अगर उसके पास सिर्फ 2 ही ग्रुप हैं या 3 ग्रुप हैं, चौथा नहीं है, तो ऑब्वियसली वो कायरल कंपाउंड नहीं होगा। तो ये जो CH3 है, इसके 3 हाइड्रोजन क्या है, सेम है, 3 पे हाइड्रोजन लगा है, तो ये वाला क्या होगा, अकायरल। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कायरल कार्बन जो भी होती है उसके ऊपर हम लोग क्या लगा, अटैच कर देते हैं, तो जो भी कार्बन जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उसके ऊपर हम लोग स्टार लगा देते हैं, जस्ट टू शो कि ये कायरल सेंटर है। ठीक है, तो जिस कार्बन के ऊपर ये पूरा कंपाउंड क्या है, ये ओवरऑल कंपाउंड क्या है, कायरल है, मतलब, और हम लोग बोल सकते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इतना तो हमें क्लियर हो गया। ऑप्टिकली एक्टिव होने के बाद इसमें हमें ये ज़रूर पता है कि इनमें से ये वाली ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, ये वाली ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन सेम है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। ये वाली जो कार्बन है इसके ऊपर एक ये ग्रुप लगा हुआ है, एक ये लगा है, एक ये लगा है, एक ये, चारों ग्रुप्स क्या हैं, काफ़ी हद तक डिफरेंट है। तो सारे अगर डिफरेंट है, काफ़ी हद तक नहीं मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो इस कार्बन के ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, इस कार्बन के ऊपर हम लोग स्टार लगा देंगे और मतलब ये कायरल सेंटर है। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम वो मिरर इमेज बनाने बैठोगे तो इससे समझ में नहीं आता क्लियरली। ठीक है, तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एक अलग ही मेथड दे रखा है, जस्ट फाइंड आउट कि कौन सी कार्बन है जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल की मिरर इमेज बना के उसके ऊपर सुपर इम्पोज करके देखते हैं कि ये कायरल है या नहीं। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिंस टेट्राहेड्रल होती है और सारे एंगल सेम है, सारे बॉन्ड सेम होते हैं, इसकी वजह से मॉलिक्यूल को हमें रोटेट करना पड़ता है कई बार। रोटेट करके हम लोग, अगर हमें इमेज सुपर इम्पोजिबल दिख रही है तो वो सुपर इम्पोजिबल होती है। तो इसलिए वो एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ हो जाएगी टू फाइंड आउट कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कायरल है या नहीं है। इसलिए एक शॉर्टकट हमारे पास ऑलरेडी है जिसमें हम लोग बोलते हैं, हाँ, तो उसमें क्या है कि बस कार्बन के ऊपर हम लोग को चेक करना है कि कहाँ कायरल सेंटर है। अगर कायरल सेंटर है तो मतलब वो कंपाउंड कायरल होगा, नहीं है तो वो कायरल नहीं होगा। ओके, सो इस कंपाउंड के पास एक कायरल सेंटर है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये वाला जिसके ऊपर स्टार लगाया है इसको हम लोग बोलेंगे कायरल सेंटर। ये हो गया कायरल सेंटर, सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो एक एग्जांपल देता हूँ,
तो मुझे पहले वाला कंपाउंड बताओ कि कायरल है या नहीं है, अगर है तो कौन से कार्बन के पास कायरल सेंटर है। फर्स्ट वाला कायरल है ज्योति? सर बीच वाला अकेला वाला नहीं है सर। तो एक बोल रहा है, एक बोल रहा नहीं है, क्या कंसिडर करूं, है या नहीं है? सर मेरे ख्याल से इसलिए नहीं है क्योंकि किसी के भी पास ना चारों अलग अलग डिफरेंट ये नहीं है, ग्रुप ग्रुप्स नहीं नहीं है। है। हाँ ठीक है, तो अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो इसके पास 3 हाइड्रोजन तो सेम दिख रहे हैं और इसके पास भी, तो ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक, इसके पास 2 हाइड्रोजन सेम है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये नहीं है। ठीक, ये वाला जो कार्बन है इसके पास एक CH3 है और इसके पास एक और CH3 है, तो 2 तो सेम ही हो गए CH3, तो ये क्या और है, 2 कायरल। CH2। हाँ, और 2 CH2 है, लेकिन CH2 के साथ एक Cl लगा है, एक Br लगा है, तो ये तो चलो अलग हो गया। ठीक है, CH2Cl और CH2Br लगा है, ये दोनों अलग हो गए, लेकिन ये दोनों क्या है, बट एग्जैक्टली CH2। सेम है। ठीक है, यस तो इसलिए 2 ग्रुप क्या है, एग्जैक्टली सेम होने की वजह से ये है अकायरल। कायरल का अपोजिट होता है अकायरल। अकायरल। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव का अपोजिट क्या होगा? नॉन ऑप्टिकली है। हाँ, ठीक है। नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाँ, ठीक है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल सकते हैं या नॉन ऑप्टिकली एक्टिव बोल सकते हैं, दोनों चल जाएंगे, लेकिन कायरल के साथ अकायरल ही बोलना है, नॉन कायरल नहीं बोलना है। यस। हाँ, इस वाले कंपाउंड में बताओ कि कायरल है या नहीं है। अभिषेक मना कर रहा है, ज्योति तुम बताओ। सर फर्स्ट वाला कार्बन लग रहा है, CH3 के बाद जो कार्बन है। हम्म, तो अगर मैं इसको तो ढंग से लिखूं तो ये है CH3, C के ऊपर क्या है, OH है, C के ऊपर Br है, और बी। फिर यहाँ पे क्या है, COOH है। तो यस बेसिकली सर। हमारे पास यहाँ पे 3 कार्बन है, इसके बाद ये तो कायरल नहीं होगा क्योंकि 3 हाइड्रोजन सेम है, इस पे डबल बॉन्ड है तो ये भी नहीं होगा। हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये वाला। तो अभिषेक ये है या नहीं है कायरल? है सर। है, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा है, OH लगा है, Br है, CH3 है, COH है, चारों तो डिफरेंट है, यस सर। तो ये है कायरल सेंटर और ये है ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स हों वही ऑप्टिकली एक्टिव होता है। बताओ ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? नहीं है सर। अभिषेक अकायरल है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये कार्बन दिख रहा है जिसके पास एक Cl है, तो देखो प्रायोरिटी हम लोग सेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी इज असाइन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसके ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। तो ब्रोमीन का ज़्यादा है तो इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया। अब 2 ग्रुप बचे हैं तो इसमें से प्रायोरिटी देखते हैं। तो ये क्या है, CH2 है और ये CH2 है, तो दोनों सेम दिख रहे हैं।
तो हम लोग आगे मूव करेंगे, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, तो अब CH2 के साथ क्या लगा, CH2, इस CH2 के साथ क्या लगा, CH2। तो इसको घूमते फिरते क्या होगा, हमारे पास एग्जैक्टली सेम ही चीज़ आ रही है, ठीक है। तो क्या है, ये दोनों ग्रुप क्या है, इधर से अगर तुम जाओ या इधर से जाओ तो दोनों ही सेम ही है, इस वजह से हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, अकायरल कंपाउंड है, ठीक है, नो कायरल सेंटर। अब क्या होता है कि कई बार करते करते ना मैं भी गलत कर देता हूँ इसे, तो मैं तो मैं क्या करता हूँ, इनकी प्रायोरिटी अगर मुझे लगता है कि ये कायरल है तो मैं उसकी प्रायोरिटी सेट कर देता हूँ 1 2 3 4। अगर 3 और 4 ग्रुप में से मुझे नहीं समझ में आया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो मतलब वो दोनों ग्रुप सेम ही है, ठीक है। उस पॉइंट पे क्लियर हो जाता है कि हाँ ये कायरल है या अकायरल है। वैसे तो जनरली पता चल ही जाता है सिंपल क्वेश्चंस में, जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। बताओ कायरल अकायरल। बताओ अकायरल सर, आई अभिषेक। थिंक सो। अकायरल है, इसमें ये वाली तो नहीं है, ये वाली भी नहीं होगी, ये CH2 है, ये CH3 है, तो ये CH2 है, ये CH3 है, ये दोनों नहीं होंगे। इसमें CH2 सेम है तो ये कार्बन नहीं होगी, अब नहीं, यही वही तो। कार्बन बची है, ठीक है। तो अब अगर मैं इधर जाऊं तो क्या है, CO CH2 CH3, और इधर जाएंगे तो क्या है, CO CH2 CH3, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप क्या है, सेम है, तो सेम सेम होने की वजह CO से ये जो CH2 कंपाउंड है CH3। वो अकायरल है, ठीक है। ये कंपाउंड क्या है, अकायरल है, और इसके पास कायरल सेंटर नहीं है, ठीक। चलो, तो आई गेस कि तुम लोग कर लोगे। अब हम लोग देख लेते हैं R&S, एक और चाहिए, चलो एक और कर लेते हैं। बताओ कंपाउंड कायरल है या अकायरल। अकायरल है। क्या है, ज्योति कायरल बोला अकायरल बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया। अकायरल ही लग रहा है अकायरल, सर, अकायरल बोला अच्छा मैंने। ठीक है। तो ये कंपाउंड कायरल है, अकायरल तो नहीं है ये। सर CH2 Br के बाद वाले कार्बन पे आएगा ना। तो देखो CH3 तो नहीं हो सकता, ये नहीं है, ये नहीं नहीं है, सर, डबल बॉन्ड्स वाले तो होंगे ही नहीं, एक ही कार्बन बची है हमारे पास, ये वाली। तो देखो इसमें दोनों साइड पे ग्रुप सेम है या अलग है, Br अलग हो गया, एक नहीं है सर तो दिख ही नहीं रहा। आगे दिख नहीं रहा। आवाज आ रही तुम्हें मेरी, नहीं सर, कुछ ये सर, हाँ अब आया। अब आ गया, ठीक है। तो यस सर। हाँ, मैंने बोला कि ये CH2 CH
डबल बॉन्ड वाले तो हो ही नहीं सकते, और यहाँ पे ये CH3 है तो ये भी नहीं हो सकता। इस कार्बन, एक ही कार्बन बची है हमारे पास, ये बीच वाली, जिसको मैंने ब्लैक कलर से सर्कल किया है। अब इसमें अगर मैं देखूं कि कुछ नहीं लिखा हुआ था तो उसको मैं हाइड्रोजन लिख सकता हूँ, 4 वैलेंसी तो तुम्हें पूरी करनी है। तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन तो अलग अलग हो गए, इसको मैं एक दे देता हूँ। और इसका हाइड्रोजन से कम एटॉमिक नंबर किसी का होता नहीं है, तो उसको मैंने 4 दे दिया। ठीक है, अब देखो ये क्या है CH, इधर क्या है CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है CH2, और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है CH। तो CH इधर सेम है और इधर भी क्या है सेम है। ठीक है, ये कार्बन है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड जुड़ा है, लेकिन अब क्या जुड़ा है यहाँ पे CH2, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है CH जुड़ा हुआ है, और उसके आगे CH3। तो ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग है, क्योंकि तुम्हें दिख ही रहा होगा यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 3 कार्बन है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, ये ग्रुप और ये वाला ग्रुप क्या है, अलग है। और इस वजह से ये बीच वाली कार्बन के पास क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो गए। 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने की वजह से ये क्या है, कायरल सेंटर है। ठीक है, यस सर। चलो इस कंपाउंड में बताओ। बताओ ये कंपाउंड कायरल है या अकायरल है? बोलो कुछ, तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सर अकायरल लग रहा है। अकायरल लग रहा है। अभिषेक तुम बताओ, कायरल अकायरल? अभिषेक, यह है कायरल। इसमें से ये है कायरल सेंटर। ये है CH3, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन लगा है। पहले क्या करना है, स्ट्रक्चर को अच्छे से लिखना है। यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, एक कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये है CH2, CH3, CH2, CH3, और यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अब मैं करूँ तो ये CH3 कायरल सेंटर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये वाला बचा। इसके पास 2 CH3 सेम है तो ये भी नहीं है। इसी तरीके से ये भी नहीं है, 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 और ये 3 भी नहीं है। और इस कार्बन के ऊपर 3 CH3 लगे हैं तो ये भी नहीं है। एक ही कार्बन बची, कौन सी, ये वाली। ठीक है,
इसके नीचे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब एक कार्बन है जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ये तो अलग हुआ। यहाँ पे 2 कार्बन लगी हुई है जिनके पास एक एक हाइड्रोजन है, तो ये तो एकदम अच्छा। अलग है। ठीक है, अब ये कार्बन हाइड्रोजन सेम हो गया, तो आगे वाले ग्रुप देखेंगे, इसके ऊपर 2 CH3 लगे, इसके ऊपर 2 CH2 लगे, तो ये भी अलग है, ये भी अलग है, जिस वजह से ये क्या है, कायरल सेंटर है। तो इसके ऊपर मैं स्टार बना दूंगा और ये हमारा है कायरल सेंटर। आया समझ में? तो एक काम करो, तुम पहले क्वेश्चंस लिख लो होमवर्क के लिए और मुझे बताना कि कायरल है या अकायरल। ठीक, और हो सकता है कि एक ही कंपाउंड में काफ़ी सारे कायरल सेंटर हों, तो जितने कायरल सेंटर हैं वो तुम्हें मार्क करने हैं। ये न्यू है अब, मतलब हाँ, 2 नहीं, जितने भी कायरल सेंटर हैं उतने ढूंढने हैं। हो सकता है एक के अंदर और भी ज़्यादा हों, तो जितने भी हैं वो ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चंस हैं होमवर्क के लिए। तुम इन 6 क्वेश्चन में कायरल सेंटर ढूंढ के लेके आना। तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कायरल सेंटर है या नहीं है, और जो कायरल सेंटर है उनके ऊपर स्टार बनाना है। बना लोगे? ये हो जाएगा? यस और नो, कुछ भी तो बताओ। ठीक ट्राई करेंगे सर। ठीक। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एक मॉलिक्यूल है, या तो वो आर कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है या उसकी एस कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। मतलब या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा पीपीएल को, या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसको हम लोग आर और एस कंपाउंड के वो की तरह डिनोट कर देते हैं। आर का मतलब रेक्ट, एस का मतलब होता है सिनिस्टर, और आर का मतलब होता है रेक्टस होता है। ठीक है, मतलब राइट, और ये बेसिकली लेफ्ट है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बेसिस पे इसे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन दी जाती है रेक्टस और सिनिस्टर के नाम से। और ये कैसे देते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम एंड क्लोरीन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि ये जो ट्रिटियम है वो मेरे एकदम सामने है, और क्लोरीन क्या है, मेरे से काफ़ी हद तक दूर पे है, एकदम पीछे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें ट्रिटियम ज़्यादा बड़ा दिखेगा, ठीक है, और क्लोरीन क्या होगा, छोटा दिखेगा, क्योंकि वो क्या है, फार है फ्रॉम
व्यूअर, जो उसे देख रहा है उससे क्या है, वो दूर है, और ये क्या है, इन फ्रंट या फिर क्लोज टू द व्यूअर। ठीक है, अगर मैं इसको कंपाउंड को इस तरीके से बनाऊं, फ्लैट कर दूं, तो मुझे कैसे दिखेगा, कार्बन यहाँ पे है, हाइड्रोजन इधर है, ड्यूट्रियम इधर है, तो ट्रिटियम मुझे प्लेन के ऊपर दिखेगा यहाँ पे, और जो Cl है वो हमें इस प्लेन के नीचे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा इस तरीके से पीछे की साइड पे। ठीक है, इधर से नहीं दिखते, इधर से दिखते Cl। ठीक है, तो ये हो गया प्लेन। ठीक है, ये कंपाउंड का प्लेन है, ये प्लेन के ऊपर है, अबव द प्लेन, और ये है बिलो द प्लेन। और तुम देख कैसे रहे हो, तुम यहाँ से ऊपर से उसे देख रहे हो। ठीक है, तो जो ट्रिटियम है वो क्या दिखाई देगा, तुम्हें एकदम सामने दिखाई देगा, तुम्हारे आंखों के पास में होगा, और जो क्लोरीन होगा वो तुम्हारी आंखों से सबसे दूर होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम साइड में ही लगे होंगे, एक प्लेन में होंगे। ये समझ में आया? बताओ इसका ये। यस सर। हाँ, समझ में आ गया ना? तो अब इसमें करना क्या है कि पहले हम लोगों यस। को प्रायोरिटी देनी है। तो हम लोग प्रायोरिटी देते हैं एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, जिसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर है उसको पहली प्रायोरिटी मिलती है, जिसका कम एटॉमिक नंबर है उसको बाद में। ठीक है, इफ टू एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, मतलब आइसोटोप है वो, तो अगर दो मॉलिक्यूल के पास या कार्बन से दो जुड़े हुए एटम है जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, देन वी यूज एटॉमिक मास। तब हम लोग क्या देखेंगे, एटॉमिक मास। ये क्लियर है? तो अगर जैसे हाइड्रोजन है, ड्यूट्रियम है, ट्रिटियम है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सबसे कम होता है, फिर ड्यूट्रियम का, और फिर ट्रिटियम का। तो ट्रिटियम को हम लोग 1 देंगे, ड्यूट्रियम को 2 देंगे, और हाइड्रोजन को 3 देंगे। ठीक है, अगर C12 है और C13 है, दो आइसोटोप हैं, तो मास इसका ज़्यादा है, इसका मास क्या है, कम है, तो इसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी, इसको प्रायोरिटी कम मिलेगी। N14 है, N15 है, दो आइसोटोप हैं, तो N15 को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, N14 को कम प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक, क्लियर हो गई? तो हम लोग चलो इस मॉलिक्यूल की प्रायोरिटी सेट करते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्लोरीन का होता है, तो क्लोरीन को प्रायोरिटी क्या मिल जाएगी, 1। उसके बाद हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ये तीनों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा, तो सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ट्रिटियम को, थर्ड प्रायोरिटी ड्यूट्रियम को, और फोर्थ प्रायोरिटी प्रोटॉन को मिलेगी। ये क्लियर हो गया? यस सर। तो ये हो गए पॉइंट्स। अब क्या होता है, आफ्टर असाइनिंग प्रायोरिटी अगर मैंने असाइन कर लिया तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वी मूव द एरो और वी ड्रॉ द एरो। ठीक है, अ कर्व्ड एरो मूविंग एज 1 to 2 to 3। ठीक है, हमें क्या करना है, एक कर्व्ड एरो बनाना है जो कैसे मूव करेगा, 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा। ठीक है, कीपिंग फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम व्यूअर। ठीक है, हमें कैसे क्या करना है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को अपने से दूर रखना है। सॉरी,
तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप क्या होना चाहिए, जो व्यूअर है उससे दूर होना चाहिए। और देखो ये वाला हुआ पास का सिंबल, ये जो बॉन्ड है वो तुम्हें सामने दिखेगा, और दूर कौन सा बॉन्ड दिखेगा, ये वाला। तो वो कौन से बॉन्ड पे होना चाहिए, इस वाले बॉन्ड पे तुम्हें लगाना है, ठीक है। तो अगर मैं कंपाउंड करता हूँ ऐसे, इसको मैंने ले लिया CH3, इसको मैंने ले लिया C2H5, ये हो गया Cl और ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब मैं इसकी प्रायोरिटी अगर मैं सेट करना चाहता हूँ तो 1 किसको मिलेगी, मुझे जल्दी बताओ। हेलो, बोलो। तो क्लोरीन होगा ना सर, 17। सेकंड किसको मिलेगी, सेकंड C2H5। सेकंड C2H5। CH3 को क्यों नहीं मिली, C2H5 अगर इसका एटॉमिक मास देखेंगे तो ज्यादा होगा शायद। हमें एटॉमिक मास नहीं, हमें एटॉमिक नंबर देखना है। क्या गिर गया था, सॉरी, अच्छा यस सर। कोई नहीं, रहने तो, छोड़ दो, मैं कर दूंगा उसको। हाइड्रोजन। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे ये CH3 और ये C2H5 है, तो हम लोग देखते हैं कि पहला एटम कौन सा जुड़ा है। जैसे इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है CH3 और इसके साथ जुड़ा हुआ है CH, ठीक। तो मैं पहले एटम को देखूंगा, उसको रहने दो, छोड़ दो छोड़ दो, इसके ऊपर कपड़ा रख दो वहाँ पे, इसको उस साइड रख दो। हाँ, तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे इसके। हाँ, तो पहला जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 12, और इसका एटॉमिक नंबर सॉरी 6 है, ठीक है। 12 मास है उसका। तो कार्बन सेम हो गया, तो इन दोनों में से हम लोग चेक नहीं कर सकते, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके नेक्स्ट वाले एटम पे जाते हैं। इसके नेक्स्ट पे क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस कार्बन से जुड़े हुए कौन से हैं, कार्बन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, समझ में आ रहा है। इसके इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, एक कार्बन जुड़ा है और 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम लोग इसको हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा उसको सबसे पहले, और जिसका छोटा उसके बाद में। अब हम लोग क्या चूज करते हैं, पहले वाले से चूज करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, और हाइड्रोजन का क्या होगा, कम होगा, तो इसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिल जाए। समझ में आया। यस सर। तो हम लोगों ने चूज कर लिया, इसको सेकंड यस सर। प्रायोरिटी मिल गई, इसको थर्ड मिल गई, और हाइड्रोजन को क्या मिलेगी, 4। ये हम लोग का फोर्थ। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग एरो को ड्रॉ करेंगे। कैसा एरो, कर्व्ड एरो, घूमता हुआ एरो। कैसे करेंगे, 1 to 2 to 3, एक को 2 पे, 2 को 3 पे। तो 1 को कैसे लेके जाएंगे, 2 पे, और 2 को कहाँ लेके जाएंगे, 3 पे। ऐसे करके रोटेट करेंगे, लेकिन क्या होना चाहिए कि पहले जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो इस वाले बॉन्ड में होना चाहिए। तो हमें दिख रहा है कि हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी क्या है, पीछे की साइड पे है, तो हम लोग ये एरो बनाएंगे। यस सर। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, इफ एरो मूव्स क्लॉकवाइज। अगर एरो मूव क्या करता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे मूव कर रहा है जैसे क्लॉक चलती है, घड़ी चलती है, देन उसको हम लोग बोलते हैं आर। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आर। इफ एरो मूव्स आर। एंटी क्लॉकवाइज, अगर एरो कैसे मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से जाता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे एस। समझ में आया? एस। अगर यस सर। राइट साइड पे मूव कर रहा है तो रेक्टस, अगर लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है तो सिनिस्टर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यस सर। हाँ, अब क्या है कि इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि अगर हम यहाँ पे, तो हम लोगों ने ले लिया कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमारा ऑलरेडी पीछे की साइड पे है, और अगर वो पीछे की साइड पे नहीं हुआ तब हम लोग क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 C2H5, और हाइड्रोजन अब सामने की तरफ है और क्लोरीन पीछे की साइड पे।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रायोरिटी असाइन करेंगे। तो प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं। 1 इसको मिल गई, 2 इसको मिल गया, यस 3 सर। इसको मिल गया और C12 4 इसको मिल गया। फॉर हाइड्रोजन। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्यों करना है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, पीछे के बॉन्ड पे नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को इंटरचेंज करूँगा। क्या करूँगा, इन दोनों को इंटरचेंज करूँगा। तो क्लोरीन को क्या लेके आ जाऊँगा, सामने ले आऊँगा। हाइड्रोजन कहाँ ले आऊँगा, पीछे की साइड। ये ठीक है। तो इन दोनों को इंटरचेंज यस करूँगा सर। तो ये दोनों भी क्या होंगे, ऑटोमेटिकली इंटरचेंज हो जाएंगे। हमेशा जब बॉन्ड इंटरचेंज होते हैं तो दोनों एक पेयर चेंज होता है। हाइड्रोजन क्लोरीन अगर इंटरचेंज होंगे तो CH3 CH2 C2H5 भी ऑटोमेटिकली इंटरचेंज हो जाएगा। समझ में आया? तो तुमने क्या किया, बेसिकली यस इस सर। मॉलिक्यूल को इस तरीके से घुमा दिया। तो हाइड्रोजन इधर चला गया, क्लोरीन सामने आ गया, तो C2H5 इधर जाएगा और CH3 इधर आएगा। तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हो। और अगर मॉलिक्यूल को रोटेट करते हुए नहीं समझना चाहते तो तुम ये कर सकते हो, अगर इन दोनों को रोटेट करोगे तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, अपने आप रोटेट हो जाएंगे। तो ये CH3 इधर आ जाएगा, C2H5 इधर आ जाएगा। ठीक है। फिर प्रायोरिटी सेट करते हैं। 1 इसको किया, 2 इधर आया और 2 3 C12। इधर आया। ठीक है। अब ये क्या करेंगे, हम लोग रोटेट करेंगे। और कैसे जा रहा है, लेफ्ट साइड पे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो ये क्या हो गया, S हो गया, S कॉन्फिगरेशन। समझ में आया ये? यस सर। ठीक है। तो होमवर्क के लिए मैं तुम्हें ये भी दे देता हूँ, तुम फाइंड आउट करोगे। क्या करना है कि ग्रुप्स को इंटरचेंज करना है, कहीं पर भी हो उसको इधर ले आना है हाइड्रोजन पे। मैं तुम्हें एक और दे देता हूँ। हाइड्रोजन इधर है, CH3 और C2H5। तो मैं क्या करूँगा, अब हाइड्रोजन को कहाँ लेके जाना है, मुझे पीछे की साइड लेके जाना है। तो मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूँगा, इसको और C2H5 को। तो हाइड्रोजन कहाँ आएगा, इधर, और C2H5 कहाँ आ जाएगा, इधर। फिर CH3 और Cl भी अपने आप इंटरचेंज होंगे। तो CH3 इधर आ जाएगा, Cl इधर आ जाएगा। फिर हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3, और इसको अगर मैंने घुमाया तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, R कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। समझ में आ रही है? यस सर। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ होमवर्क के लिए, इसको करके लेके आना। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, ये तीनों अगर सही हो गए तो तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ये 2 क्वेश्चन है, और इससे पहले मैंने तुम्हें कायरल सेंटर वाला बोला है करने के लिए। इन दोनों क्वेश्चंस को देख लेना। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं।